हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो देखो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरते हुए भी बहुत दिन हो गए। मोस्टली सभी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। और देखो, यदि अभी तक किसी ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो बिना किसी झिझक के फॉर्म अप्लाई कर दो। ठीक है, ये जो चैनल है वो कंप्लीट रूप से 100% कंप्लीट रूप से इसी वैकेंसी को समर्पित है। ठीक है, और एकमात्र ऐसा चैनल है जो कंप्लीट रूप से एक वैकेंसी को समर्पित है, वो है कॉलेज लेक्चरर। आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो आपको कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट अपडेट और कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दो बैच चल रखा हूँ। एक जीएस का बैच है जो यहाँ पर थर्ड पेपर के रूप में होता है। ठीक है, और दूसरा है ज्योग्राफी। ठीक है, दूसरा कौन सा है? ज्योग्राफी है। ठीक है, तो यदि आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो द बेस्ट है, आप दोनों के लिए मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। यदि जीएस है तो जीएस से, यदि आपका ज्योग्राफी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो आप जीएस के लिए मेरा बैच ज्वाइन कर लो। बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, कुछ बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आज से हमारा जीएस का बैच स्टार्ट है। क्या है? जीएस का बैच स्टार्ट है। और अभी तो फीस इसकी मात्र 700 रुपए। 700 रुपए में मैं आपको पूरा का पूरा जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक का सारा इंपॉर्टेंट सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा। संडे टू संडे मॉक टेस्ट होंगे तो वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। ओवरऑल हमारा टारगेट है कि जीएस के पेपर में हम किसी भी हालत में 75% प्लस मार्क्स लेके आए। क्या करें? किसी भी हाल में 75% प्लस का स्कोर करें, ये हमारा ओवरऑल टारगेट है। ठीक है, तो देखो, हम राजस्थान का जीएस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, जो राजस्थान का कल्चर है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, कि हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। ठीक है, राजस्थान का भूगोल। देखो, हमारे यहाँ पर पढ़ाने का बिल्कुल अलग तरीका है, बिल्कुल सभी से हटके तरीका होगा। आपको हर पेज में 2 लाइन बनानी है। जैसे क्या करना है, ये पेज है, इसको 2 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम खाली जगह छोड़ते हुए चलेंगे। एक पेज में हमें 5 से 7 लाइन बिल्कुल खाली छोड़नी है। वो मैं आपको बताता रहूँगा किस हिसाब से आपको खाली छोड़नी है। वो खाली हमें इसलिए छोड़नी है क्योंकि आप किसी भी 4-5 बुकों को पढ़ लो, वहाँ से पूरा सिलेबस कवर नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये खाली जगह छोड़ेंगे, सपोज दैट हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब ये खाली जगह छूट गई, ये खाली जगह छूट गई, ये खाली जगह छूट गई। इसमें हम क्या करेंगे कि जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो उन सभी को आप यहाँ पर नोट करते चलना। तो क्या होगा, लास्ट में हमारे पास एक ऐसा नोट्स बन जाएगा अपना खुद का, जिसको 5 या 10 दिन में पढ़ के 100% एग्जाम पास कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो खाली जगह रहेगी उसमें हम क्या लिखेंगे, जो हम खुद बुक पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, प्रैक्टिस क्वेश्चनों की। इसके अलावा जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड है। तीसरे, किसी भी एग्जाम्स में, आरएस वगैरह के जो भी एग्जाम्स होते हैं राजस्थान के, उनमें आए हुए क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं उनको हम नोट करेंगे। इसके अलावा कोई भी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, इंपॉर्टेंट डेटा हो सकते हैं, और कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पर नोट करेंगे। और इस तरीके से लास्ट में हमारे पास एक बहुत ही शानदार तरीके का, बहुत ही गजब नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ बहुत ही सही ढंग का स्कोर करने के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने के लिए मेरे साथ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, आपका मैं सबसे पहले राजस्थान से बिल्कुल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो ओवरऑल हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर बढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, ये है एक ग्लोब। ठीक है, इसको हम पृथ्वी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, पृथ्वी और ग्लोब। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये हमारा ग्लोब है। अब इसमें क्या किया, इस ग्लोब को सेंटर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो लंबे सेंटर से ऊपर से नीचे की ओर, एक पूर्व से पश्चिम की ओर, इन 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ये 0 डिग्री है,
इसको क्या किया, पूर्व से पश्चिम की ओर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। ये इसका पश्चिम साइड है और ये इसका पूर्व साइड है, ठीक है। और इसको 0 डिग्री नाम दे दिया गया, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे लाइन होती है ना पूर्व से पश्चिम वाली, इनको क्या बोलते हैं हम, अक्षांश बोलते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता तो ध्यान रख लो। जो पूर्व से पश्चिम की ओर लाइन होती है उनको अक्षांश कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर लाइन होती है उनको देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइन होती है उनको देशांतर कहते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जो लाइन होती है उनको अक्षांश कहते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा करता हूँ ये काम। यहां पर एक हेडलाइन डालो, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, ये टॉपिक डाल लो, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, ठीक है। अब ये था हमारा ग्लोब, ठीक है। हमने क्या किया, अभी मैंने बता दिया अक्षांश पूर्व से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखा होती है। किसी के माइंड में भी चल रहा होगा कि सर ये जो अभी आपने लाइन खींची थी वो क्या रियल होती है, रियल नहीं होती, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये क्यों खींची जाती हैं, इसका सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए क्या खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे भारत की स्थिति 8 4 से और 67 6, ये जो भी स्थितियां होती हैं ये सारी क्या है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पूर्व से पश्चिम की ओर इस ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, और इसको नाम दे दिया 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब ये 0 डिग्री अक्षांश क्या होती है, विषुवत रेखा होती है। कौन सी होती है, विषुवत रेखा। और इस विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं भाई लोगों, इस विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर की ओर जाते जाओगे तो यहाँ तक चलना होता है हमें 90 डिग्री तक, और यहाँ पर चलता होता है 90 डिग्री तक। इसका मतलब है कि हमने इसी तरीके से ऊपर की ओर टोटल 90 रेखाएं खींची, और इसी तरह दक्षिण की ओर भी हमें टोटल 90 रेखाएं खींची, ठीक है। अब ये जो रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा बोल रहे हैं, ये क्या कर रही है, इस पूरे वर्ग को, इस पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर रही है, दो भागों में डिवाइड कर रही है। ये है उत्तरी भाग, ये है दक्षिणी भाग। तो इसको क्या बोला, इसको बोल दिया भाई साहब उत्तरी गोलार्ध। क्या बोल दिया, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और इसको क्या बोल दिया, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब आगे क्या चला, इस तरीके से तो हमने डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या हुआ, उत्तर से दक्षिण की ओर भी इस वर्ग को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। उत्तर से दक्षिण की ओर भी इस वर्ग को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। ये इसका कौन सा भाग है, पूर्वी भाग, तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और ये कौन सा इसका पश्चिमी भाग, तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। समझिए होंगे आप, ये वाला भाग है ना, जो ये वाला पूरा, ये आधा भाग, ये कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध है। और इस साइड वाला ये जो आधा भाग है, ये कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है। अब थोड़ी तो लोकेशन जानते होंगे, ये बीच का भाग कौन सा हो गया, उत्तरी पश्चिमी भाग, ये दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये दक्षिणी पूर्वी भाग, ये उत्तरी पूर्वी भाग, ये आप तो जानते होंगे थोड़ा बहुत तो, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ। अब हमें क्या देखना है, हमें राजस्थान का पता चलाना है कि हमारा राजस्थान कहाँ है। तो भाई लोगों, जब आप ग्लोब में देखेंगे तो हमारा राजस्थान है जो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये सपोज दैट हमारा राजस्थान है, तो हमारा राजस्थान यहाँ पर है, और इसकी स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व, ठीक है। ये स्थिति कौन सी है, उत्तर पूर्व है, उत्तर ये पूर्व, दोनों की स्थिति बीच की क्या हो गई, उत्तर पूर्व हो गई। इसी तरीके से दक्षिण पूर्व है, और ये दक्षिण पश्चिम है, और ये कौन सा है, उत्तर पश्चिम है, ठीक है। तो पूरे ग्लोब पर देखा जाए तो ग्लोब के आधार पर हमारे भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व है। क्या है, उत्तर पूर्व। पूरे ग्लोब पर हमारे भारत की स्थिति कहां पर है, उत्तर पूर्व में। अब लाइन लिखो आप। सबसे पहले यदि अक्षांशों के आधार पर देखा जाए तो भारत जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में, बताओ। अक्षांशों के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में, राजस्थान बोल लो चाहे भारत बोल लो, राजस्थान के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं इसलिए राजस्थान हमें पढ़ना होगा। तो अक्षांशों के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये लिख लो कि अक्षांशों के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है।
जबकि देशांतरों के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में भाई? पूर्वी गोलार्ध में। और ओवरऑल देखी जाए तो ओवरऑल जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में है? तो ओवरऑल राजस्थान की बात की जाए तो ओवरऑल जो राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी भाग में। कहां पर है? उत्तरी पूर्वी भाग में। समझ में आ गया ये? बिल्कुल इसी तरीके से हम डायग्राम बना के पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व। विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व, ठीक है। अक्षांश एवं देशांतर दोनों के सम्मिलित आधार पर, अक्षांश एवं देशांतर दोनों के सम्मिलित आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व है, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बनाते हुए पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति पढ़ ली, समझ में आ गया होगा आपको। ये सारा आपको एक पेज पर करना है, ठीक है। ये जो मैंने 3 लाइन लिखाई है और ये जो मानचित्र बनवाया है, ये भी डायग्राम बनाया था, ये एक पेज पर। अब हमें नेक्स्ट पेज ओपन करना है, ठीक है। ध्यान रखना हर पेज में कम से कम 4 लाइन तो खाली छोड़नी है। अब आप अपने हिसाब से छोड़ लेना, आप कहाँ पर छोड़ना चाहते हो। जो ऊपर का ये कॉलम होता है ना, ये ऊपर का कॉलम, ये हमें बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, खाली छोड़ना है। उसके बाद में यहाँ से जो रिटर्न पेज होता है उसमें हमें 4 से 5 लाइन खाली छोड़ देनी आर पार, ठीक है। तो इसको आप 2 भागों में डिवाइड करते हो, तो 4 यहाँ छोड़ दो, 4 यहाँ छोड़ दो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। और हमें ज्यादा सजावट के तरीके से नोट्स नहीं तैयार करने, हमें नोट्स उस बेस पर तैयार करना है कि बस केवल हम खुद पढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि जब हम बहुत सजा के नोट्स तैयार कर रहे हैं, उसका मतलब है हम आगे के लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं कि बेटा हमें आगे भी पढ़ना है ये चीजें। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें केवल अब की बार पढ़ना है, ये राजस्थान वगैरह आगे नहीं पढ़ना है, लेक्चर में बनना है, अब की बार बनना है। दूसरी बात, पेड बैच है, ये क्लास फ्री मिलेगी, हो सकता है अगली क्लास भी फ्री मिल जाए, बस इसके अलावा कोई क्लास फ्री नहीं मिलेगी मेरी, ठीक है। अब भी तो चार्ज भी कम है, तो यदि कोई ऐसा सोच रहा हो कि सर बाद में चार्ज कम कर देंगे, अभी चार्ज कम है, मेरा उल्टा सिस्टम है। मेरा जो सिस्टम है सभी से हट के है। लोग चार्ज ऊपर से कम करते हैं, पहले ज्यादा करते हैं, फिर बीच बीच में ऑफर निकाल के कम करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं जीरो लेवल से 400 रुपए से मैंने बैच स्टार्ट किया था, 700 रुपए पर पहुंच गया है, कल 800 पर भी पहुंच सकता है, 900 पर भी पहुंच सकता है, 1000 पर भी पहुंच सकता है। मैं ये डिपेंड करता है कि फीस का चार्ज कितना बढ़ेगा स्टूडेंट की संख्या पर। जितने ज्यादा स्टूडेंट बढ़ेंगे उतना ही मेरा बैच का चार्ज बढ़ता जाएगा। अब आप अगला टॉपिक डालो, एशिया के संदर्भ में, एशिया में राजस्थान की स्थिति। किसमें? एशिया में राजस्थान की स्थिति, ठीक है। अब हम एशिया में राजस्थान की स्थिति पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम एक राजस्थान का मानचित्र बनाते हैं, वो सॉरी एशिया का, ठीक है। एशिया का हम इस तरीके से मानचित्र बनाएंगे, आप भी बना लो, कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा बेस्ट बने, आपको थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये एशिया का मानचित्र है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या नहीं, डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, हमें डिजाइनर नहीं बनना है, हमें ज्योग्राफी पढ़ना है और हमें अपने खुद के लिए नोट्स बनाने हैं, किसी और के लिए नहीं कि चलो हम अपने बेटे के लिए नोट्स बना लेते हैं, अपने भाई के लिए नोट्स बना लेते हैं, या फिर अगले बार पढ़ने के लिए नोट्स बना लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें केवल अपने लिए और केवल अब की बार के लिए नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये हमारा एशिया का मानचित्र है, ठीक है, और यहाँ पर ये भारत है, ठीक है। एशिया का मानचित्र था, एशिया में राजस्थान की स्थिति देखनी है। तो देखो एशिया को क्या किया गया है, आप सोचोगे कि सर ये अक्षांशों के आधार पर डिवाइड गलत था, लेकिन इन्होंने इसी तरीके से डिवाइड किया इसको। एशिया है ना जो भाई साहब, एशिया को देशांतर के आधार पर इस तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है, और अक्षांश के आधार पर इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये किस आधार पर है? अक्षांशों के आधार पर, ये देशांतर के आधार पर। हाँ देखो मैंने पिछले उसमें नहीं बताया, जो 0 डिग्री देशांतर होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच बोल्ट। जो 0 डिग्री देशांतर होता है उसको ग्रीनविच बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, और ये भूमध्य रेखा। अब ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको एशिया को हमने अक्षांश और देशांतर आधार पर डिवाइड कर दिया। ये जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इसका इस साइड वाला भाग तो कौन सा है? ये सारा सारा कौन सा है भाई साहब? पूर्वी एशिया,
ठीक है, ये कौन सा हो गया पूरा पूरा भाग पश्चिमी एशिया, ये कौन सा हो गया उत्तरी एशिया, समझ गए ना। उत्तरी एशिया में कौन सा आएगा, ये पूरा भाग उत्तरी एशिया में आ गया, इससे ऊपर का। और इसके दक्षिण का भाग कौन सा है, दक्षिण एशिया। ठीक है, अब हमें कहां पर चलना है, राजस्थान में चलना है। राजस्थान कहां पर है, आपको खुद को बताना है कि यहाँ पर राजस्थान कहां पर है भाई, बताओ। राजस्थान की स्थिति मैं बताता हूँ, देखो राजस्थान हमारा यहाँ पर है समथिंग, ठीक है, यहाँ पर है हमारा राजस्थान इस तरीके से। ठीक है, हमने राजस्थान बना लिया, ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पर थोड़ा समझ में आ गया होगा, राजस्थान थोड़ा अलग अलग बन रहा है, ये हमारा राजस्थान है। अब बताओ आप राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी यहाँ पर, तो एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी, ये तो दक्षिण एशिया वाला भाग है और ये पश्चिमी एशिया वाला, मतलब दक्षिण पश्चिम एशिया क्या रहेगी भाई लोगों, दक्षिण पश्चिमी एशिया। राजस्थान की स्थिति यदि एशिया के संदर्भ में देखी जाए तो कहां पर है, दक्षिण पश्चिमी एशिया में। ठीक है, अब यहीं पर हम राजस्थान का इंडिया का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हमने ये क्या किया, इसको यहां से हमने साफ किया। ठीक है, आप डायग्राम अलग से बनाना चाहो तो अलग से छोटा सा डायग्राम बना लो, उससे और भी ज्यादा बेस्ट तरीके से समझ जाएंगे। तो ये था एशिया के संदर्भ में किसकी स्थिति, राजस्थान की स्थिति क्या निकली, दक्षिण पश्चिमी एशिया निकली। ठीक है, अब देख लो भाई साहब भारत के संदर्भ में एशिया की स्थिति, राजस्थान की स्थिति। सॉरी यार, क्या मैं राजस्थान ज्योग्राफी इतना नहीं पढ़ा था, तो इस वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा भारत बार बार ना हमारे में रिपीट हो रहा है। हमारी कई बार क्या होती है, एक साइकोलॉजी हो जाती है, जब हम एक जैसे नहीं होता, कई बार एक गाना गाने लग जाता है तो बार बार वही वो गाना चलता रहता है पूरे दिन भर, वही सिस्टम हो रहा है मेरे साथ भी आज। भारत में राजस्थान की स्थिति, तो देखो इसमें तो आपको पता होगा, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये हमारा सपोज दैट हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा एक सपनों का काल्पनिक भारत है। ठीक है, कैसा है, सपनों का काल्पनिक भारत है, ये हमारा भारत है, आप बना लेना। ये नीचे का हिस्सा नहीं देखा होगा, फिर भी बहुत बेस्ट बना है। अब इसमें क्या किया हमने, इसको ये किसके आधार पर विभाजित कर दिया, देशांतर के आधार पर, 0 डिग्री देशांतर के आधार पर। और हमने ये इसको विभाजित कर दिया किसके आधार पर, 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर, मतलब ये 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर विभाजित कर दिया, ये 0 डिग्री देशांतर के आधार पर। या फिर ऐसे मान लो आप कि हमने ये इसको देशांतर के आधार पर विभाजित कर दिया और ये हमने इसको अक्षांशों के आधार पर विभाजित कर दिया। ठीक है, ये देशांतर के आधार पर विभाजन, ये अक्षांशों के आधार पर विभाजन। अब हमारा राजस्थान कहाँ है भाई, सॉरी इसमें मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये जो विभाजन था ये थोड़ा सा नीचे से होगा, ये थोड़ी थोड़ी अभी बातें ध्यान में रखनी होती है, इस तरीके से किया होगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, आपके भी थोड़ा कट लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको थोड़ा रफ कर लो। ये हमने क्या किया, इसको अक्षांश के आधार पर विभाजन कर दिया। अब हमारा राजस्थान कहाँ पर है भाई, हमारा राजस्थान इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। अब बताओ भाई राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है। क्या निकली भाई, राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम, समझ में आ गई। राजस्थान की स्थिति भारत में कहां पर है, उत्तर पश्चिम साइड में। ठीक है, यहां तक का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये राजस्थान की स्थिति का था। अब देखो हम यहां पर एक चीज और पढ़ते हैं, अब भी देखो क्या होता है, सूर्य के आधार पर भी हम राजस्थान को पढ़ लेते हैं कि सूर्य का राजस्थान के ऊपर, क्योंकि हम स्टार्ट में क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान पढ़ रहे हैं ओवरऑल। तो यहाँ पर हम राजस्थान में सूर्य की स्थिति भी देख लेते हैं कि सूर्य का क्या सिस्टम रहता है राजस्थान में, सूर्य के संदर्भ में राजस्थान। ठीक है, किसके संदर्भ में, सूर्य के संदर्भ में राजस्थान। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काल्पनिक ग्लोब बनाता हूँ वापस बिल्कुल उसी तरीके का। ठीक है, अभी मैंने बनाया था जो, ये हमारा क्या था, ग्लोब था। यहाँ पर हमारा क्या है, राजस्थान है, ये क्या है, राजस्थान है। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो इसको थोड़ा सा समझना। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको।
हाँ यहाँ पर ही समझेंगे हम इसको। ये क्या है, 0 डिग्री है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई लोगों, विषुवत रेखा। ठीक है। और देखो यदि बैच ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन कर लो। बैच ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इनके ऊपर आप चैट भी कर लेना और बता देना कि सर बैच ज्वाइन करना है। अब भी फीस कम है, बाद में बढ़ भी सकती है, फिर ऑब्जेक्शन मत करना कि सर आपने पहले तो 700 रुपये बताई थी, अब 800 या 1000 क्यों कर दी। मैंने बता दिया मेरा सिस्टम सभी से अलग है, मैं उल्टा चलता हूँ, कम से ज़्यादा की और फीस मेरी फीस बढ़ती जा रही है। 400 से स्टार्ट हुई थी, 700 पर पहुँच चुकी है। ठीक है, तो हमें इसमें पढ़ते हैं क्या हुआ था, मैंने अभी बताया था आपको, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर एक रेखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक रेखा है जिसकी स्थिति क्या है 23.5 डिग्री है, और इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, इसी तरीके से एक दक्षिण में रेखा है, इसको क्या बोल, इसकी स्थिति क्या है, वो 23.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश यदि उत्तरी गोलार्ध में हो तो उसको कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा सूर्य है ना भाई साहब, जो हमारे सूरज भगवान है, जो सूर्य भगवान, वो क्या करते हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई साहब, पृथ्वी के सापेक्ष गति हो रही है इनमें। तो ये क्या करते हैं, चमकने की जो इसकी इनकी स्थिति होती है वो अलग अलग परिवर्तित होती रहती है। एक दिन आता है जिस दिन ये इस कर्क रेखा पर लंबवत चमकते हैं, एक दिन आता है जिस दिन ये मकर रेखा पर लंबवत चमकते हैं। पूरी जिंदगी में, पूरे साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब ये विषुवत रेखा पर लंबवत चमकते हैं। दोबारा से बता रहा हूं मैं, साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जिस दिन, मैं आगे बताऊंगा ये सारी बातें, लेकिन यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझना। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब सूर्य भगवान विषुवत रेखा पर लंबवत चमकते हैं। साल में 1 दिन ऐसा आता है जिस दिन सूर्य भगवान कर्क रेखा पर लंबवत चमकते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब सूर्य भगवान मकर रेखा पर लंबवत चमकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सूर्य भगवान यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे की ओर आते हैं, फिर विषुवत रेखा पर चमके। सपोज दैट सूर्य भगवान यहाँ पर है, ठीक है, अब ये यहाँ पर आए, यहाँ पर चमक लिए, फिर नीचे आके इस विषुवत रेखा पर चमके, फिर वापस नीचे मकर रेखा पर आए, फिर इस पर चमके, फिर ये ऊपर की ओर घूम जाते हैं, फिर इस पर चमकते हैं, फिर इस पर चमकते हैं। तो जब यहाँ पर दोबारा चमकते हैं तो अगले साल शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, राजस्थान, सूर्य के संदर्भ में राजस्थान देखना है हमें। क्या देखना है, सूर्य के संदर्भ में राजस्थान। कोई भी कंफ्यूज हो, कैसा भी क्या हो, डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेना। ये एकमात्र मैं हूं जो आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज दैट हमारे जो सूर्य भगवान है वो यहाँ पर है, कहीं पर भी मान लो इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर तो जा नहीं सकते सूर्य भगवान, न यहाँ पर जा सकते, ना तो भाई साहब कर्क रेखा के ऊपर जाते सूर्य भगवान, ना मकर रेखा के नीचे, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारे सूर्य भगवान यहाँ पर है। ठीक है, अब इनकी किरणें जा रही हैं और राजस्थान पर एक किरण तो यहाँ पर आएगी, एक किरण यहाँ पर आएगी। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के उत्तरी भाग पर भी एक किरण पड़ेगी और राजस्थान के दक्षिणी भाग पर भी एक किरण पड़ेगी। तो इनमें बताओ, एक किरण है जो राजस्थान के उत्तरी भाग पर पड़ रही है, दूसरी किरण राजस्थान के दक्षिणी भाग पर पड़ रही है। बताओ दोनों में से ज्यादा तिरछी कौन सी है? ज्यादा तिरछी है उत्तरी भाग वाली, कम तिरछी है राजस्थान के दक्षिणी भाग वाली। देखो ये देखो, यहाँ पर कम तिरछापन है, यहाँ पर ज्यादा तिरछापन है। ठीक है, सपोज दैट सूर्य इस कर्क रेखा के संदर्भ में होगा तो भी वो स्थिति होगी। तो क्या होता है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में सूर्य की किरण क्या होती है, कम तिरछी होती है। राजस्थान के उत्तरी भाग में सूर्य की किरणों में क्या होता है, तिरछापन बढ़ जाता है। अब आओ यहाँ पर आगे हम एक राजस्थान का मानचित्र बनाते हैं, उसमें हम समझाते हैं आपको सारी बातें ये। ठीक है, हाँ, हम एक वही अपने काल्पनिक सपनों का राजस्थान बनाते हैं, रियल तो है नहीं, क्योंकि रियल में हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी गड़बड़ करते हैं, तो ऐसा राजस्थान होना भी नहीं चाहिए हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक अपने सपनों का राजस्थान बना रहे हैं।
यार देखो कितना मस्त बना है सपनों का राजस्थान भी। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, एक सपनों का राजस्थान बना लिया हमने। और यार थोड़ा मैंने उस साइड बना दिया, थोड़ा सा इसको इस साइड ट्रांसफर करो। आप तो वहीं पर रहने दो, पेज के मिड में बनाया है राजस्थान, ये सपनों का राजस्थान। ठीक है, हमने क्या किया, ये पेज के मिड में अपना सपनों का राजस्थान बना दिया। क्या बना दिया भाई लोगों, अपने सपनों का राजस्थान। ठीक है, ये हमारे सपनों का राजस्थान बन गया, यहाँ पर है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, यहाँ पर सूरज बना के इसको लंबवत चमकाया था। अब सपोज दैट सूर्य भगवान की स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर कौन है, हमारे सूर्य भगवान। थोड़ा ज्यादा ध्यान करते हम, ये कौन है, सूर्य भगवान है यहाँ पर, ये यहाँ पर चमक रहे हैं। ठीक है भाई लोगों, ये यहाँ पर सूर्य भगवान चमक रहे हैं। अब सूर्य की किरणें क्या करेंगी, एक तो इस तरीके से पड़ गई, ये क्या है, बिल्कुल सीधी किरण है, इसमें क्या तिरछापन कम है। एक किरण इस तरीके से आएगी, इसमें क्या हो गया, तिरछापन अधिक हो गया। आपको दिख रहा है ना, एक किरण तो इस तरीके से पड़ेगी राजस्थान के उत्तरी भाग में, एक राजस्थान के दक्षिणी भाग में, तो इस वाली किरण में क्या है, कम तिरछापन है। इस वाली किरण में क्या है, ज्यादा तिरछापन है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मैं एक बार समझा रहा हूं, फिर बाद में आपको सारा डिटेल से बता दूंगा। अब देखो, यदि उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे राजस्थान में, हम यदि उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो क्या होगा, सूर्य की किरणों में तिरछापन कम होगा। और यदि हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणों में क्या होगा, तिरछापन अधिक होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, ऊपर से दक्षिण की ओर आएंगे तो तिरछापन कम हो रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो तिरछापन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बनता है, बीच बीच में कौन कौन से जिले पड़ जाते हैं, एक बार मैं कुछ कुछ जिलों को लोकेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, श्रीगंगानगर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हनुमानगढ़ है। नीचे क्या है, बांसवाड़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा के ऊपर यहाँ पर क्या है, डूंगरपुर है। यहाँ पर क्या है, झालावाड़ है। ये भी दक्षिण भाग है ना, तो यहाँ पर क्या है, झालावाड़ है। अब देखो, सूर्य की किरणों में तिरछापन देखा जाए तो सूर्य की किरणों में राजस्थान में, राजस्थान की बात चल रही है, आप इस लाइन को लिख लो अब अच्छी तरीके से कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कौन से जिले में पड़ती हैं। राजस्थान की किरणें सर्वाधिक तिरछी कौन से जिले में पड़ती हैं, श्री गंगानगर में। और सूर्य की किरणें राजस्थान के कौन से जिले में सबसे सीधी पड़ती हैं, वो है बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। ठीक है, अब इनमें क्या करता है वो, आरोही अवरोही क्रम में भी पहुंच लेता है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्या होता है। देखो, ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं सूर्य की किरणों के तिरछापन का, सूर्य की किरणों के तिरछापन का आरोही क्रम। ठीक है, तो सूर्य की किरणों का तिरछापन का आरोही क्रम कौन सा होगा, आरोही क्रम कौन सा होगा, ऊपर से दक्षिण की ओर, मतलब उसमें क्या हो रहा है, तिरछापन घट रहा है। क्या हो रहा है, तिरछापन घट रहा है। तो उसमें कहां से चलेंगे हम, उत्तर से चलेंगे। कहां से, श्री गंगानगर से, फिर हनुमानगढ़। ठीक है, ऊपर श्री गंगानगर से चलेंगे, हनुमानगढ़ आएंगे, फिर धीरे धीरे बीच बीच में जो भी जिले आएंगे, जैसे बीकानेर आ गया, चूरू आ गया, नागौर, अजमेर, पाली, जो भी डिस्ट्रिक्ट आएंगे बीच में, उनसे होते हुए हम लास्ट में कहां तक आएंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सबसे तिरछा कौन सा होता है, सबसे सीधी कहां पर पड़ती है, सबसे कम तिरछापन कहां पर हो रहा है, बांसवाड़ा में। तो हम कहां तक आएंगे, बांसवाड़ा तक आएंगे। तो ये होगा हमारे सूर्य की किरणों के तिरछापन का आरोही क्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं,
तिरछापन का घटना, जिसको हम बोल सकते हैं सीधी किरणों का बढ़ना भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि तिरछापन घट रहा है तो सीधी किरणें बढ़ रही है। ये तो हो गया आरोही क्रम। इसको दोनों तरीके से पूछ सकता है, सूर्य की किरणों का तिरछापन का आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। निम्नलिखित जिलों को सूर्य के तिरछेपन के सही क्रम में, सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो सही आरोही क्रम क्या होगा, श्री गंगानगर से लेके हनुमानगढ़ तक, और हनुमानगढ़ से नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक। ठीक है, और मैंने ये लाइन पहले लिखा दी है। सबसे तिरछी सूर्य किरण कहां पर पड़ती है, श्री गंगानगर में, और सबसे सीधी किरण कहां पर पड़ती है, बांसवाड़ा में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। दूसरा, हम यदि अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही क्रम, तो ये होगा इसका अवरोही क्रम, ये है आरोही क्रम। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, तिरछापन घट रहा है, यहां पर तिरछापन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यदि यहां पर हम अवरोही शब्द जोड़ दें, यदि इसको हम ऐसे कर दें, लिख लो इसको भी, सूर्य की किरणों के तिरछापन का अवरोही क्रम, तिरछापन का बढ़ता क्रम। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, तिरछापन का बढ़ता क्रम। सबसे कम तिरछापन कहां पर है, बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में, फिर हनुमानगढ़, और लास्ट में श्रीगंगानगर। समझ में आ गया ना। सूर्य की किरणों के तिरछापन का अवरोही क्रम मतलब तिरछापन का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे कम तिरछापन बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा से ज्यादा तिरछापन डूंगरपुर में, फिर के बीच के जितने भी जिले आ रहे हैं सारे सारे ये आ जाएंगे, और फिर कौन चला जाएगा, हनुमानगढ़, और सबसे ज्यादा तिरछापन कहां पर आ जाएगा, श्रीगंगानगर में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। यहां से एक क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत सारी बार पेपर्स में बना हुआ है। ठीक है, तो वो मैं संडे को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास रहेगी उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उसको आप जरूर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना ये सारी बातें। ठीक है, तो आज की जो हमारी ट्रायल क्लास है ये कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी और बातें हैं इंपॉर्टेंट। देखो इस तरीके का ये जो कंटेंट है ना, आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा और वैसे भी मिल जाएगा। और हम वे ऑफ लेक्चरर के एग्जाम से चल रहे हैं, हमें चारों तरफ का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, चारों तरफ का कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं चाहिए। वी आर गोइंग ऑन ए स्मार्ट वे, ठीक है, फॉर आवर सिलेक्शन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एक मकर संक्रांति होती है, आपको पता होगा मकर संक्रांति। ये मत सोचना कि जो 14 जनवरी को आएगी वो तमवार वाला नहीं। क्या होता है मैं बताता हूं। एक विषुवत रेखा 23.5 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा। तो जिस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं उसको कर्क संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, जिस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक स्थिति और होती है, मैंने अभी बताया था आपको कि सूर्य होता है जो विषुवत रेखा पर 2 दिन लंबवत पड़ता है, 2 दिन लंबवत चमकता है। एक दिन तो चमकता है नॉर्थ पोल से और एक दिन चमकता है साउथ पोल से। जो नॉर्थ पोल से चमकता है उसको बोलते हैं बसंत विषुव। ठीक है, और जो साउथ पोल से लंबवत चमकता है उसको क्या बोलते हैं, शरद विषुव। लिख लो कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसको बसंत विषुव बोलते हैं, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसको शरद विषुव कहते हैं। एवं जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसको मकर संक्रांति बोलते हैं, और जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसको कर्क संक्रांति बोलते हैं। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं और इसको हम पढ़ते हैं किसी ब्लॉक के बेस पर। ठीक है, अब भाई लोगों इसको साफ कर देता हूं मैं। अब देखो मैं बताता हूं क्या होता है सिस्टम। विषुवत रेखा है,
ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, राजस्थान कहाँ पर है हमारा, राजस्थान यहाँ पर है हमारा, ये क्या है राजस्थान में, ठीक है, मैंने गोले से बना दिया। ये क्या है, मकर रेखा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मकर संक्रांति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य लंबवत कहाँ पर चमक रहा है, मकर रेखा पर चमक रहा है लंबवत, ठीक है। तो ये हमारा सूर्य भगवान हो गए और ये हमारी इस मकर रेखा पर बिल्कुल लंबवत चमक रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा तो यहाँ पर क्या होगी, गर्मी अधिक पड़ेगी, गर्मी अधिक पड़ेगी, क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा, क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। समझ में आ गया। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो क्या होगा, दिन की अवधि अधिक होगी, ठीक है। और जब दिन की अवधि अधिक होगी तो रात की अवधि कम होगी। समझ में आ गया। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा तो दिन मकर रेखा पर, कहां पर, मकर रेखा पर दिन बड़ा होगा, मकर रेखा पर रात छोटी होगी और मकर रेखा पर ग्रीष्म ऋतु होगी। अब ये क्या है, मकर रेखा पर स्थिति है सूर्य की, कि भाई सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है तो क्या हो रहा है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है तो क्या है, गर्मियां तेज पड़ रही हैं क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। दूसरी बात, यहाँ पर दिन की लंबाई अधिक होगी, रात की लंबाई छोटी होगी। अब हमारा राजस्थान कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो इस स्थिति में, मकर संक्रांति की स्थिति में राजस्थान में क्या होने वाला है, राजस्थान में भाई साहब शीत ऋतु होगी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु कहाँ पर हो रही है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर हो रही है। या दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो गई। जब मकर रेखा पर दिन की जो दिन की अवधि है वो अधिक है तो उत्तरी गोलार्ध में, राजस्थान में या कर्क रेखा पर क्या स्थिति होगी, राजस्थान में या कर्क रेखा पर स्थिति क्या होगी, दिन की अवधि छोटी होगी, क्या होगी, दिन की अवधि छोटी होगी। एवं जब दिन छोटा होगा तो क्या होगी, रात बड़ी होंगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल। तो ये था राजस्थान की मकर संक्रांति के संदर्भ में। तो मकर संक्रांति में राजस्थान में क्या क्या होता है, राजस्थान में या उत्तरी गोलार्ध में, पूरे उत्तरी गोलार्ध की बात कर सकते हो, राजस्थान में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु आएंगी, दिन छोटे होंगे, रातें बड़ी होंगी। जैसे अब सर्दियों के टाइम में क्या हो रहा है, दिन छोटे हो रहे, रातें बड़ी हो रही है, मतलब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं करक संक्रांति की, ठीक है, कि भाई करक संक्रांति में क्या स्थिति हो सकती है, तो इसको भी पढ़ लो एक बार। करक संक्रांति, ठीक है। अब इसमें क्या, करक संक्रांति में ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी करक रेखा है, ठीक है। कौन सी है, करक रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और ये हमारा क्या है, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, करक संक्रांति में क्या होता है, सूर्य भगवान करक रेखा पर लंबवत चमकते हैं। करक संक्रांति में क्या होता है भाई लोगों, सूर्य भगवान करक रेखा पर लंबवत चमकते हैं। जब सूर्य भगवान करक रेखा पर लंबवत चमकेंगे तो क्या होगा, करक रेखा पर ग्रीष्म ऋतु होगी। कैसी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो कर्क रेखा वाले क्षेत्र में क्या होगा, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, ठीक है, दिन बड़े रातें छोटी होंगी। जब करक संक्रांति में क्या होता है, कर्क रेखा सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो जो कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, जो उत्तरी गोलार्ध है, उसमें ग्रीष्म ऋतु होगी, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। तो कर्क संक्रांति में राजस्थान में क्या होता है, कर्क संक्रांति में राजस्थान में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं और ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। अब एक चीज और देख लो, आप यहां पर ही लिख लेना, जो कर्क संक्रांति वो कब होती है, 21 जून को होती है, और मकर संक्रांति कब होती है भाई साहब, 22 दिसंबर को होती है। कब होती है, 22 दिसंबर को, यह भी लिख लेना। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है और कर्क संक्रांति कब होती है, 21 जून को होती है। आगे मैं जब संडे को क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से बहुत सारे,
क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, बिल्कुल घुमा फिरा के, कि कोई व्यक्ति राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, कोई व्यक्ति राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में खड़ा है, लेकिन उसकी जो परछाई है वो अदृश्य है, लेकिन उसकी परछाई अदृश्य है, तो बताओ उस स्थिति में सूर्य कौन सी अक्षांश पर लंबवत चमक रहा है? बताओ। तो उस स्थिति में जब कोई व्यक्ति राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में खड़ा है तो उसकी जो छाया है, परछाइयां, वो बिल्कुल अदृश्य है, तो सूर्य कौन से अक्षांश पर लंबवत चमक रहा है? कर्क रेखा पर चमक रहा है, क्योंकि सूर्य जस्ट मेरे ऊपर चमकेगा तभी तो मेरी छाया नहीं दिखेगी भाई। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में खड़ा हुआ है और उसकी जो परछाई वो सबसे अधिक लंबी बन रही है, उसकी लंबा जो परछाई है वो पूरे साल में सबसे अधिक लंबी बन रही है, तो बताओ उस व्यक्ति कौन से उस वक्त जो सूर्य है वो कौन से अक्षांश पर लंबवत चमक रहा है? तो वो होगा मकर रेखा पर या 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश पर। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, कुछ भी पूछे, हम हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। और ये क्वेश्चन मैं कल संडे को जो क्लास रहेगी उसमें सोल्व करवाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, मेरी संडे वाली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास है वो कंप्लीट रूप से प्राइवेट रहेगी, वो केवल वही व्यक्ति देख पाएंगे जिन्होंने मेरा बैच ज्वाइन किया है। कीप अंडरस्टैंड और बैच ज्वाइन कर लो भाई लोगों, सुनहरा मौका है, शानदार मौका है, एक बार आया है, 6 साल बाद दोबारा आएगा, उससे पहले किसी भी हाल में ये लेक्चरर की वैकेंसी नहीं आएगी। तो अपना टाइम मत वेस्ट करो, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, और डायरेक्टली इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब देखो मैंने अभी दो स्थिति और बताई थी, वसंत विषुव की और शरद विषुव की। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं, बसंत विषुव और शरद विषुव। सबसे पहले पढ़ लो बसंत विषुव। देखो इन दोनों में बिल्कुल सेम है, ये हमारा सूर्य है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री। ठीक है, अब हमारे सूर्य भगवान जी क्या है इस मकर रेखा पर? वसंत ऋतु में क्या होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध से विषुवत रेखा पर लंबवत चमकते हैं। ठीक है, और शरद विषुव की भी बात कर लो। शरद विषुव में क्या होता है? शरद विषुव में क्या होता है? जो सूर्य भगवान है वो दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा पर लंबवत चमकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, बसंत विषुव में सूर्य भगवान उत्तरी गोलार्ध से विषुवत रेखा पर लंबवत चमकते हैं, शरद विषुव में सूर्य भगवान दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा पर लंबवत चमकते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि सूर्य भगवान भाई साहब विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा है। कब चमक रहा है? बसंत विषुव को, शरद विषुव को। कब? बसंत विषुव को, शरद विषुव को। बसंत विषुव कब आती है? बसंत विषुव आता है भाई साहब 21 मार्च को। कब आता है? 21 मार्च को। शरद विषुव कब आता है? 23 सितंबर को। ठीक है भाई, तो डायरेक्टली बात होगी कि 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य भगवान विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है? दिन एवं रात की लंबाई बराबर होती है पूरे विश्व में कहीं की भी बात कर ले, कैसी भी बात पूछ ले, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, 21 मार्च 23 सितंबर बसंत विषुव एवं शरद विषुव को सूर्य भगवान विषुवत रेखा पर लंबवत चमकते हैं। इसकी वजह से इन दो दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात दोनों की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। क्या होती है? दिन और रात की लंबाई कंप्लीट रूप से बराबर होती है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान राज्य में कौन कौन सी तारीख को दिन एवं रात की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी तहसील में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, लेकिन उस दिन उस अलवर जिले के थानागाजी तहसील में दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर थी। तो बताओ उस टाइम कौन सा विषुव था? तो भाई शरद विषुव था और बसंत विषुव था। ठीक है, तो ये था बिल्कुल छोटी छोटी कॉन्सेप्ट वाली बातें जो मैंने आपको बता दी हैं।
ठीक है। और ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ सकता है राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है भाई साहब, 21 जून को, और सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को, क्योंकि कर्क रेखा पर होता है। अभी मैंने बताया था ना वो गोला बना के, ये भी लिख लो आप, लिखो राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब होता है, 21 जून को। राजस्थान में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, दोबारा बता रहा हूं मैं। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। राजस्थान में सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को। दूसरी बात लिखो, राजस्थान में सबसे बड़ी रात कब होती है, 22 दिसंबर को। राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। ठीक है, अच्छी तरीके से नोट कर लो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान में सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात कब होती है, 22 दिसंबर को। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था हमारी क्लास आज की। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल डायग्राम से पढ़ाएंगे, डायग्राम ज़्यादा और थ्योरी कम लिखाएंगे हम। ये हमारा एक फॉर्मूला फॉलो होगा। संडे टू संडे मॉक टेस्ट होंगे। तो अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो बैच ज्वाइन कर लो, शानदार मौका है, सुनहरा मौका है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक्स, बाय। चैनल के साथ जरूर जुड़ें।